हेलो स्टूडेंट, जितने बच्चे क्लास 10 में हैं 2027 में बोर्ड एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसलिए आज मैं बताने वाला हूँ सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न कृषि विज्ञान का पूरी किताब का मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 ही ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीटेशन होते रहते हैं, जो कि आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप भी 2027 में बोर्ड एग्ज़ाम में कृषि विज्ञान के विषय में 95% लाना चाहते हैं तो ये 50 क्वेश्चन ज़रूर याद कर लें। चलो देखते हैं। भाग नंबर 1 जो है मृदा विज्ञान, भू परिष्करण और खाद। इसका पहला क्वेश्चन है, जैव पदार्थ की अधिकता से भूमि का रंग कैसे हो जाता है। तो आप लोग जान लीजिए कि जैव पदार्थ की जो अधिकता से भूमि का रंग काला या फिर गहरा भूरा रंग का हो जाता है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, इसमें दूसरा प्रश्न है, क्षारीय भूमि को सुधारने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग जान लीजिए जिप्सम या फिर पाइराइट का प्रयोग किया जाता है। फिर तीसरा क्वेश्चन है हमारा, अम्लीय मृदा को कृषि योग्य बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। जो अम्लीय मृदा होता है उसको कृषि योग्य खेती करने के लायक बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो आप लोग जान लीजिए इसका उत्तर होगा चूना का उपयोग करते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है। जो कपास की खेती है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है, वो मिट्टी है काली मिट्टी हमारी। फिर पांचवा क्वेश्चन है, अमोनियम सल्फेट किस प्रकार का उर्वरक है। जो अमोनियम सल्फेट है ये किस प्रकार का उर्वरक है, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है। कौन सा उर्वरक है, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है। छठा नंबर क्वेश्चन हमारा है, यूरिया में नाइट्रोजन की कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है। तो आप लोग जान लीजिए कि यूरिया में जो नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा है वो है 46% मात्रा। 7 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, किस मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता जो होती है, किस मिट्टी में जल धारण करने की जो क्षमता होती है सबसे अधिक होती है, वो मिट्टी कौन सी है, चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। अब आ जाइए 8 नंबर क्वेश्चन पर, गोबर की खाद FYM में नाइट्रोजन की औसत मात्रा कितनी होती है। जो गोबर की खाद होती है, देसी खाद होती है, इसमें नाइट्रोजन की औसत मात्रा कितनी होती है। तो आप लोग जान लीजिए 0.5% होती है। 9 नंबर का क्वेश्चन है, मृदा का क्षरण को रोकने का सबसे प्रभावी उपाय क्या है। मृदा का क्षरण यानी कि मृदा की कटाव, मिट्टी का कटाव रोकने का सबसे प्रभावी उपाय कौन सा है। तो सबसे प्रभावी उपाय कौन सा है, वृक्षारोपण। और फिर क्या है, मेड़बंदी। अधिक मात्रा में वृक्ष लगाइए और मजबूत मेड़बंदी करिए। फिर आप लोग देख लीजिए 10 नंबर का क्वेश्चन है, प्राथमिक भूपरिष्करण। जो प्राथमिक भूपरिष्करण है इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है मिट्टी को पलटना और ढीला करना। यानी कि प्राथमिक भूपरिष्करण यानी कि प्रथम जुताई मिट्टी का, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, मिट्टी को पलटना फिर इसको ढीला करना। फिर 11 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, भारत में पाए जाने वाले सबसे बड़े मृदा समूह का नाम क्या है। यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मृदा पाई जाती है, वो मृदा है जलोढ़ मृदा। जो हमारा उत्तरी मैदान है, भारत का उत्तरी मैदान है, जिसमें हमारा उत्तर प्रदेश मुख्य रूप से आता है, इसमें ज़्यादातर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। फिर 12 नंबर का क्वेश्चन हमारा है, सिंगल सुपर फास्फेट यानी कि SSP में फास्फोरस की कितनी प्रतिशत मात्रा होती है। तो इसमें होती है 16% मात्रा। जो हमारा सिंगल सुपर फास्फेट यानी SSP में फास्फोरस की कितनी मात्रा होती है, कितने प्रतिशत होता है, वह होता है 16% मात्रा होता है। इसके बाद हम आ जाएंगे भाग नंबर दूसरा। इसमें हम आपको बताएंगे कौन से क्वेश्चन आते हैं, सिंचाई और जल निकास। इसके बारे में 13 नंबर का क्वेश्चन है, सिंचाई की सबसे आधुनिक और पानी बचाने वाला विधि कौन सा है। सिंचाई की सबसे आधुनिक और पानी बचाने वाली विधि कौन सी है, टपक सिंचाई या फिर बूंद बूंद सिंचाई।
टपक सिंचाई और बूंद बूंद सिंचाई से क्या होता है, सिंचाई के सबसे आधुनिक यानी पुराने तकनीक हैं और फिर इसमें पानी भी बहुत कम खर्च होता है। 14 नंबर का क्वेश्चन है, जल भराव के कारण पौधों की जड़ों में किस गैस की कमी हो जाती है। यानी कि जल भराव सिंचाई के कारण पौधों की जड़ों में किस गैस की कमी हो जाती है, तो वह कौन सी गैस है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन। फिर है 15 नंबर का क्वेश्चन, बेड़ी। बेड़ी या क्या है, बेड़ी यंत्र से किसकी गहराई, जो बेड़ी यंत्र है इससे कितनी गहराई तक से पानी उठाया जा सकता है, तो इससे कितनी गहराई से उठाया जा सकता है, 3 से 4 फीट तक। 16 नंबर का क्वेश्चन है, दोन। ये भी एक प्रकार का यंत्र है, तो दोन यंत्र का प्रयोग किस प्रकार के क्षेत्रों से पानी उठाने के लिए किया जाता है, उथले तालाबों और गड्ढों से 1 से 2 फीट गहराई। इसका जो गहराई होता है वो कितना होगा, 1 से 2 फीट का गहराई। फिर है 17 नंबर का क्वेश्चन हमारा, पवन चक्की। पवन चक्की तो सुने ही होंगे आप लोग। तो पवन चक्की चलाने के लिए हवा की न्यूनतम यानी कि कम से कम गति कितनी होनी चाहिए। पवन चक्की जो होता है उसको चलाने के लिए हवा की न्यूनतम गति कितनी होनी चाहिए, तो ये होगी 10 से 16 किलोमीटर पर घंटा। फिर 18 नंबर क्वेश्चन हमारा, जल निकास। जल निकास का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। खेत से अतिरिक्त यानी कि फालतू पानी को बाहर निकालना। जो जल निकास होता है इसका मतलब होता है खेत में जब ज़्यादा पानी भर जाता है तो उसको बाहर निकाला जाता है, उसी को कहते हैं जल निकास। तो खेत से अतिरिक्त यानी कि जो फालतू फदिल्ला पानी होता है उसको बाहर निकालना ही जल निकास कहलाता है। फिर है 19 नंबर का क्वेश्चन हमारा, थालाविध। थालाविध किस प्रकार की फसलों की सिंचाई के लिए सबसे उत्तम है। जो थालाविध तो आप लोग देखे होंगे कि जो बाग बगीचा होता है उसी के जो पौधे होते हैं उसको सींचने के लिए ही थाला बनाया जाता है, ना कि धान गेहूँ और मक्का के लिए। तो इसलिए अब इसका उत्तर हो जाएगा फलदार वृक्षों यानी बागवानी के लिए। 13 नंबर नहीं, भाग नंबर 3 पर आ जाइए आप लोग, कृषि यंत्र और हल। प्रश्न नंबर 20 पर है, मेस्टन हल। मेस्टन हल का खिंचाव कितना होता है। तो मेस्टन हल का खिंचाव आप लोग जान लीजिए कि 40 से 50 किलोग्राम का होता है। और 21 नंबर क्वेश्चन पर है, मिट्टी का पलट हल। जो मिट्टी का पलट हल है का मुख्य कार्य क्या होता है। मिट्टी को काटना, उठाना और उल्टना, उसका नाम ही क्या है, मिट्टी का पलट हल। तो जब पलट हल नाम है तो मिट्टी को क्या करेगा, काटेगा, उठाएगा, फिर उलट पलट देगा। फिर है 22 नंबर का क्वेश्चन, खुरपी का मुख्य उपयोग किस कृषि कार्य में किया जाता है। तो निराई में, गुड़ाई में और खरपतवार निकालने में। उसको देसी भाषा में देहात में क्या कहते हैं, निराना। तो वही लिखा है निराई और गुड़ाई में। फिर है प्रश्न नंबर 23, क्या है, शाबाश हल किस प्रकार का हल है। शाबाश हल किस प्रकार का हल है, मिट्टी पलट हल यानी मोल्ड बोर्ड हल। फिर 24 नंबर क्वेश्चन हमारा, कल्टीवेटर। तो आप लोग सुने ही होंगे, कल्टीवेटर का मुख्य कार्य क्या होता है। उसका उत्तर क्या हो जाए, ढेला तोड़ना, खरपतवार नष्ट करना और नमी सुरक्षित रखना। फिर है प्रश्न नंबर 25, किस हल में दाब रोधी नहीं पाया जाता है। किस हल में दाब रोधी नहीं पाया जाता है, ये आप लोग कमेंट में बताइए। इसका उत्तर आप लोग कमेंट में बताइए। जो अभी आप लोग को बताया गया 25 नंबर का क्वेश्चन, किस हल में दाब रोधी नहीं पाया जाता है। तो आप लोग 25 नंबर क्वेश्चन का जो उत्तर है आप लोग कहीं से भी ढूंढ करके या जानते हैं अगर आप लोग तो कमेंट में बताइए। फिर चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर का क्वेश्चन क्या है, डिबलर यंत्र का प्रयोग। डिबलर क्या है, एक प्रकार का यंत्र है। तो डिबलर यंत्र का प्रयोग मुख्य रूप से किस कार्य के लिए किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाए बीज की बुआई और विशेषकर गेहूं के लिए। जो डिबलर यंत्र होता है ये गेहूं की बुआई के लिए जो मशीनें निकली हैं, यंत्र है, ये गेहूं की बुआई के लिए किया जाता है। फिर आप लोग दीजिए भाग नंबर 4,
इसमें आप लोग को बताया जाएगा फसलें, फिर बागवानी और वनस्पति विज्ञान। इसमें 27 नंबर का प्रश्न है, गेहूँ, जौ, चना और मटर किस ऋतु की फसलें हैं? तो आप लोग जानते हैं जो रबी की फसलें होती हैं वो कौन सी हैं? गेहूँ, जौ, चना और फिर मटर, ये सब है रबी की फसलें। फिर है यहाँ पर धान, मक्का, बाजरा और कपास किस ऋतु की फसल है? तो यह कौन सी ऋतु की फसल है? खरीफ ऋतु की फसल है। फिर है 29 नंबर का क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 29 है, उत्तर प्रदेश की सबसे प्रमुख नकदी फसल कौन सी है? तो आप लोग जानते ही होंगे और बहुत सारे बच्चे देखे भी होंगे, उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर बोया जाता है कौन सा फसल? गन्ना। वही 29 नंबर क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश की सबसे प्रमुख नकदी फसल कौन सी है? तो वह कौन सा है? गन्ना, शुगर कैन। फिर प्रश्न नंबर 30 दिया हुआ है, अंगूर लता किस सब्जी की एक अत्यंत लोकप्रिय और उन्नत प्रजाति है? यह आप लोग का उत्तर हो जाएगा टमाटर। फिर है प्रश्न नंबर 31, पूसा संपाद क्या है? पूसा संपाद किस मसाले वाली फसल की उन्नत किस्म है? यह है मिर्च की। फिर प्रश्न नंबर 32 हो जाएगा आप लोग का, धान के खेत में कौन सी गैस सबसे अधिक उत्सर्जित होती है? जो धान के खेत से कौन सी गैस सबसे अधिक उत्सर्जित होती है वो कौन सी गैस है? मीथेन गैस है। कल्याण सोना और सोनालिका, जो कल्याण सोना और सोनालिका किस फसल की उन्नत प्रजातियां हैं? तो आप लोग का हो जाएगा गेहूँ। आप लोग वीडियो में अच्छे से बने रहिए और कमेंट करते रहिए। जो उत्तर इसमें गलत बताया गया हो, आपको गलत लगता हो, उसको कमेंट में बता दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और हमारे चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 34 जो है, पपीते के पौधों में, जो पपीता का पौधा होता है उसमें कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन ए। जो पपीते के पौधे में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में यानी कि अधिक मात्रा में पाया जाता है? उसका उत्तर हो जाएगा विटामिन ए। और विटामिन ए से कौन सी कमी होती है उसको तो आप लोग जानते ही हैं, रतौंधी का। तो अगर आप लोग विटामिन ए की कमी दूर करना चाहते हैं तो पपीते का सेवन करिए। प्रश्न नंबर हमारा है 35, रस्ट या गेरुई रोग किस फसल को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है? वह कौन सा फसल है? गेहूं को। प्रश्न नंबर 36 है आप लोग का, गन्ने में होने वाले सबसे खतरनाक रोग, लाल सड़न। गन्ने में क्या होता है? लाल सड़न। गन्ने गांठ से फट जाते हैं और वह लाल रंग का हो जाता है, सड़ने लगता है। प्रश्न नंबर क्या है? 37, आम की आम्रपाली किस्म जो है किन दो किस्मों के संकरण यानी कि किन दो किस्मों से मिलकर विकसित हुई है? वह कौन सी है? दशहरी और नीलम। दशहरी जिसे कहते हैं, दशहरी और नीलम आम से मिल करके क्या बना है? आम्रपाली किस्म। ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन के बाद आप लोग आ जाइए भाग नंबर 5। आप लोग देख सकते हैं जो भाग नंबर 5 है इसमें पशुपालन और डेयरी यानी का दूध का डेयरी। तो पशुपालन और डेयरी इसके बारे में पढ़ेंगे। तो प्रश्न नंबर 38 है, भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की स्वदेशी नस्ल कौन सी है? जो हमारा भारत देश है इसमें सर्वाधिक यानी सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय की स्वदेशी नस्ल कौन सी है? तो वह कौन सी है? साहिवाल। फिर प्रश्न नंबर क्या है? 39, मुर्राह और भादावरी किस पशु की प्रमुख उन्नति नस्लें हैं? जो मुर्राह और भादावरी किस्म होते हैं ये पशु के किस्म होते हैं। तो किस पशु की प्रमुख उन्नति नस्लें हैं? वो कौन सा उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा भैंस। फिर प्रश्न नंबर हमारा आ गया है 40, पशुओं में होने वाला
खुरपका और मुंहपका, पशुओं में होने वाला खुरपका और मुंहपका रोग किसके संक्रमण से होता है? तो वह है विषाणु। जो पशुओं के खुर पक जाते हैं, चल नहीं पाते हैं, लंगड़ाने लगते हैं, मुंह पक जाता है, आसानी से भोजन नहीं कर पाते हैं, ये सब रोग किस विषाणु से, किससे फैलता है, किस संक्रमण रोग से फैलता है? वह है विषाणु से फैलता है। फिर रिंडरपेस्ट, प्रश्न नंबर 41 पर पूछा गया है, रिंडरपेस्ट या पशु प्लेग रोग मुख्य कारण क्या है? जो रिंडरपेस्ट है या पशु प्लेग है, रोग का मुख्य कारण क्या है? छूत का विषाणु, छुआछूत का विषाणु। प्रश्न नंबर हमारा 42 है, दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 43 है, दूध में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट यानी शर्करा को क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? लैक्टोज। दूध में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट शर्करा को क्या कहते हैं? लैक्टोज कहा जाता है। प्रश्न नंबर हमारा 44 है, थनैला रोग, कौन सा रोग? थनैला रोग पशु के किस अंग को प्रभावित करता है? तो आप लोग देख ही सकते हैं, थनैला रोग, थनैला रोग, तो थन यानी कि अयन, या और फिर क्या कह सकते हैं? थन, उदर भाग को। ठीक है। फिर हमारा है भाग नंबर 6, सामान्य कृषि और ज्ञान। जो सामान्य कृषि ज्ञान और क्रांतियां हैं, इसके बारे में देख लीजिए। 45 नंबर क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है इसमें। 45 नंबर का क्वेश्चन क्या है? भारत में हरित क्रांति, जो भारत में हरित क्रांति है, इसका जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन। प्रश्न नंबर हमारा 46 है, श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध या फिर ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो है दुग्ध उत्पादन बढ़ाने से है। प्रश्न नंबर हमारा क्या है? 47 है, श्वेत क्रांति को सूत्रधार या जनक कौन थे? श्वेत क्रांति के जो हैं सूत्रधारक या फिर जनक कौन थे? तो वो क्या हैं, कौन से हैं? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ठीक है। फिर प्रश्न नंबर हमारा क्या है? 48। इसमें दिया है कि रेशम के कीड़ों का व्यावसायिक पालन जो होता है वह क्या कहलाता है? वो जो रेशम के कीड़ों का व्यावसायिक पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। फिर हमारा प्रश्न नंबर है 49 पर है, मधुमक्खी पालन के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? जो मधुमक्खी पालन है, इसका वैज्ञानिक अध्ययन जो होता है उसको क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं एपीकल्चर। ठीक है। फिर हमारा लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 50, नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? जो नीली क्रांति है इसका संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका किस क्षेत्र से इसका संबंध है आप लोग देख ही सकते हैं, मत्स्य पालन यानी कि मछली पालने से है। ऐसे ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए वीडियो को। और जो भी क्वेश्चन ना समझ में आया हो और क्वेश्चन जानना है तो कमेंट करिएगा।